अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे ने भारी मन से कहा, हे लिन, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे लोग। अगर मैं, हे लिन ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, आप मेरे सेवियर हो, सबसे अच्छे इंसान हो जो मुझे मिले। युनचे के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हे लिन मुड़ा और दूर उस दिशा में देखने लगा जहां उनका सीक्रेट ग्राउंड था। उसने कहा, बिग ब्रदर युनचे, क्या आप मुझे एक बार फिर घर ले चलेंगे? मैं उन सबको सही तरीके से दफनाना चाहता हूं। युनचे ने गंभीर होकर सिर हिलाया। ठीक है। उसने हे लिन को उठाया और वापस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ चला। हालांकि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो हे लिन को मना नहीं कर सका। अब आगे सीन शिफ्ट होता है। युनचे ने धीरे धीरे सारे वुड स्पिरिट्स की बॉडीज को इकट्ठा किया। हे लिन ने घुटनों के बल बैठकर अपने हर एक साथी को आखिरी अलविदा कहा। जब वो रुक गया तो युनचे ने अपने हाथ से एक हल्का इशारा किया और उन सभी को उसी जमीन में दफना दिया जो कभी उनका घर हुआ करती थी। वैसे तो युनचे का इरादा कभी ऐसा नहीं था, लेकिन ये सब उसी की वजह से हुआ था। इस पूरी तबाही की जड़ वो खुद को ही मान रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, घुटनों पर बैठा और 9 बार काउटो करके माफी मांगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर फूलों और बीजों से बना वो ब्रेसलेट रखा था। इसमें सिर्फ वुड स्पिरिट्स की महक नहीं थी, बल्कि एक जवान लड़की की उम्मीदें और वार्मथ भी थी। युनचे ने धीरे से मिट्टी हटाई और उस ब्रेसलेट को भी दफना दिया। उसे वो छोटी वुड स्पिरिट लड़की किंगहे याद आ रही थी जो उसे हीरो मानती थी। युनचे ने मन ही मन कहा, किंगहे, मैं वो डीमन हूं जो तुम्हारी पूरी रेस के लिए तबाही लेकर आया। मैं तुम्हारे इस गिफ्ट के लायक नहीं हूं। बस उम्मीद है कि अगली लाइफ में किस्मत तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। हैरानी की बात यह थी कि हे लिन अभी भी वही घुटनों पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। इतना बड़ा हादसा हो गया, पर उसका रिएक्शन बिल्कुल शांत था। यह देखकर युनचे को अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अनईजीनेस होने लगी। उसे लगा कि बच्चा सदमे में है। युनचे ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हे लिन, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पहुंचा दूंगा। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहते हो। वैसे तो मैं मास्टर बनने के लायक नहीं हूं, लेकिन अगर तुम अभी भी चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा। सच बात तो यह थी कि युनचे के हालात ऐसे नहीं थे कि वो किसी डिसाइपल को साथ रख सके। ऊपर से हे लिन एक रॉयल वुड स्पिरिट था। उसके साथ रहने से और भी मुसीबतें आ सकती थी। लेकिन इस बार गिल्ट इतना ज्यादा था कि वो हे लिन को अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। हे लिन ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। उसने बस पलटकर युनचे को एक बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट स्माइल दी। उसकी आंखों में वो क्रिस्टल क्लियर मासूमियत तो थी, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। हे लिन मुस्कुराया और बोला, बिग ब्रदर युनचे, आपकी लाइफ स्पैन का एक हिस्सा खत्म हो चुका है और ये हाल ही में हुआ है। क्या मैं सही कह रहा हूं? युनचे को झटका लगा। वो थोड़ा शॉक हुआ, लेकिन फिर धीरे से सिर हिला दिया। सीन ये था कि उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन को मारने के लिए उसने जबरदस्ती मून स्टार रेस्टोरेशन यूज किया था। ये एक ऐसा आर्ट था जो दुनिया के फंडामेंटल लॉज और हेवेंस के लॉ के खिलाफ था। इसकी कीमत थी हमेशा के लिए अपनी लाइफ स्पैन कम कर लेना। जब उसकी लाइफ स्पैन कटी थी तो वो दर्द शरीर का नहीं, सीधा सोल का था। उसे फील हो रहा था कि अगर उसने 4-5 बार और अपनी बची हुई लाइफ फोर्स के साथ ये आर्ट यूज किया तो वो मौके पर ही मर जाएगा। हे लिन ने फिर से स्माइल किया और कहा, मैं सही था, मैं एक वुड स्पिरिट हूं। हम लोग सोल और लाइफ फोर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी समझ गया था। आपकी लाइफ स्पैन बहुत बुरी तरह कटी है। अगर आपने इसे फिक्स नहीं किया तो आपके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं। आप इतने अच्छे इंसान हो बिग ब्रदर, आपको तो बहुत लंबा जीना चाहिए। युनचे ने बात टालते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लूंगा। अभी हमें यहां से निकलना होगा। मैंने ब्लैक सोल सेक्ट के लोगों को मारा है, उन्हें पता चल गया होगा। और भी बुरे लोग यहां आते ही होंगे। उसने हे लिन को भरोसा दिलाया, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई खरोंच नहीं आने दूंगा। हे लिन की मुस्कान और गहरी हो गई। थैंक यू बिग ब्रदर। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले मुझे लगता था कि फेट बहुत क्रूर है, लेकिन अपनी लाइफ के बिल्कुल आखिरी पल में मैं आपसे मिला। शायद नेचर का गॉड मुझे देख रहा था।
यून चे ने सिर हिलाया। उसके मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। तभी उसे एक झटका लगा। लाइफ के बिल्कुल आखिरी पल। उसी पल यून चे को फील हुआ कि हे लिन की लाइफ फोर्स किसी फटे हुए लेदर बॉल की तरह तेजी से लीक हो रही है। वो गायब हो रही थी। हे लिन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसकी छोटी सी बॉडी धीरे धीरे पीछे की तरफ गिरने लगी। यून चे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झपट कर हे लिन को गिरने से पहले पकड़ लिया। उसकी बॉडी पूरी तरह ढीली पड़ चुकी थी। बॉडी टेम्परेचर गिर रहा था और लाइफ फोर्स पानी की तरह बहे जा रही थी। यून चे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अचानक कुछ याद आया और वो चिल्लाया, तुम अपना वुड स्पिरिट ऑर्ब खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यून चे पागलों की तरह चिल्लाया, हे लिन। उसने आसपास की सारी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठा करके हे लिन के अंदर डालनी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी बार बार बाहर निकल रही थी। हे लिन, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? यून चे का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे लगा कि उसे पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। हे लिन की आवाज डूब रही थी, बिग ब्रदर यून चे, मुझे पता था आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन अंकल किंग मुझ सही कहते थे, आप एक दिन बहुत महान और पावरफुल इंसान बनोगे। मैं आपका बर्डन कैसे बन सकता हूं? यह सुनकर यून चे को लगा जैसे किसी ने उसकी सोल पर हथौड़ा मार दिया हो। वो कांपते हुए चिल्लाया, कैसा बर्डन? तुम बर्डन कैसे हो सकते हो? तुम तो मेरे जैसा स्ट्रांग बनना चाहते थे ना, ताकि अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। इसे रोको, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। यून चे अपनी ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा को लिमिट तक यूज कर रहा था। सांसें खुल रही थी, लेकिन हे लिन की लाइफ ड्रेन होती जा रही थी। यून चे के अंदर पैनिक था। नहीं, कुछ तो रास्ता होगा। सोचो यून चे, जल्दी सोचो। उसे लगा कि हे लिन को तो उससे नफरत करनी चाहिए थी, क्योंकि उसी की वजह से उसके क्लैंसमैन मारे गए, लेकिन यह बच्चा उसके लिए अपनी जान दे रहा था। हे लिन ने धीरे से कहा, बिग ब्रदर, क्या आप एक प्रॉमिस करेंगे? मेरी एक बहुत सेल्फिश रिक्वेस्ट है। यून चे ने रेज गॉड पावर एक्टिवेट करते हुए कहा, तुम बस बोलो, जो भी मांगोगे मैं पूरा करूंगा। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरी जगह प्लीज मेरी बहन को ढूंढ लेना। यून चे की आवाज काम गई। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और तुम दोनों भाई बहन को फिर से मिलवाऊंगा। हे लिन ने कमजोर सिर हिलाया। मैं जानता हूं, मेरी रिक्वेस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं वुड स्पिरिट की रॉयल ब्लड लाइन का आखिरी वारिस हूं, लेकिन मैं इतना बेकार निकला कि अपनी बहन और अपने लोगों को नहीं बचा पाया। हे लिन के आंसू यून चे के ऊपर गिर रहे थे। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपके लिए सिर्फ मुसीबत बनूंगा। मैं तो अपनी बहन को ढूंढ भी नहीं सकता, इसलिए मैं इतना सेल्फिश हो रहा हूं। यून चे का सीना इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल था। उसने भारी आवाज में कहा, और मत बोलो, चिंता मत करो। अगर मुझे पूरी गॉड रियल्म भी छाननी पड़ी तो मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे जान से मार दूंगा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं। हे लिन की आंखों में आंसू कांपे और उसने अपना हाथ उठाया। थैंक यू, यही एक तरीका है जिससे मैं आपका कर्ज चुका सकता हूं। उसकी मुट्ठी धीरे से खुली। एक प्योर एमरल्ड जैसी हरी रोशनी चमकी और सीधा यून चे की सोल में उतर गई। यह था वुड स्पिरिट ऑर्ब। ये ऑर्ब पिछले वाले से आधा था, लेकिन इसके अंदर जो सोल फोर्स थी वो इतनी रिच और ब्रिलियंट थी कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। यून चे को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है, जहां उसकी बॉडी और सोल को सबसे प्योर मरहम मिल रहा हो। यह कोई मामूली ऑर्ब नहीं था, यह रॉयल वुड स्पिरिट ऑर्ब था। ब्रह्मा मोनार्क गॉड रियल में भी लोग इसके लिए पागल हो जाएं, फिर भी उन्हें यह कभी न मिले। हे लिन ने धीरे धीरे अपना ऑर्ब यून चे की छाती की तरफ बढ़ते हुए कहा, हालांकि मैं बहुत यूजलेस हूं, पर मेरा वुड स्पिरिट ऑर्ब बहुत काम की चीज है। यह आपको 50,000 साल की लॉन्जेविटी उम्र देगा और आपको हमारी वुड स्पिरिट रेस की यूनिक पावर्स भी देगा। जब मैं छोटा था, मॉम डैड कहते थे कि हमारा ऑर्ब बहुत स्पेशल है, इसे मिरेकल सीड कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये बिग ब्रदर यून चे को सच में एक चमत्कारिक पावर देगा। जैसे ही वो हरी रोशनी करीब आई, यून चे उस अजीब से नशे से बाहर आया। वो घबराकर चिल्लाया, हे लिन, मुझे तुम्हारा ऑर्ब नहीं चाहिए, इसे वापस लो। लेकिन वो ऑर्ब जैसे ही यून चे की छाती से टच हुआ,
वो पानी की बूंद की तरह उसके अंदर समा गया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी रिजेक्शन के। यूनचे की बॉडी ने उसे ऐसे अपना लिया जैसे वो उसी का हिस्सा हो। एक पल में प्योर लाइफ फोर्स की लहरें सुनामी की तरह उसके शरीर के हर कोने में दौड़ गई। हे लिन का पीला पड़ा हाथ नीचे गिर गया। जैसे ही उसने महसूस किया कि यूनचे की लाइफ फोर्स बदल रही है, उसके छोटे से चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। फादर, मदर, हे लिन, फाइनली आप लोगों के पास आ रहा है। हवा के एक झोंके के साथ उसकी आखिरी सांस भी चली गई। यूनचे ने अपनी लाइफ की सबसे दर्दनाक चीख मारी, हे लिन, और वहीं जमीन पर गिर गया। उसकी बाहों का बोझ हल्का हो गया। हेलिन की बॉडी से एक हरी रोशनी निकली और वो हवा में उड़ते हुए एक हरे तारे, स्टार जैसा बन गया। वो रोशनी सीधा वहां गई जहां बाकी वुड स्पिरिट्स दफन थे। देखते ही देखते वहां की मिट्टी से हरे रंग की घास उगने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी जगह, जहां मौत का मातम था, अब सुंदर फूलों और हरियाली से भर गई। शायद यह है लिन का अपने लोगों के लिए आखिरी गिफ्ट था। यूनचे वहां किसी मूर्ति की तरह जमा हुआ बैठा रहा। वो हिल भी नहीं रहा था, जबकि उसके चारों तरफ फूल खिल रहे थे। बाम! अचानक उसने अपनी ही मुट्ठी अपनी छाती पर दे मारी। यूनचे के मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा निकला। उसने जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभाला। जब उसने सिर उठाया तो उसके मुंह के कोनों पर खून लगा था, लेकिन उसकी आंखों में नर्क जैसी आग जल रही थी। सोल सेक्ट, अगर मैंने तुम्हारे सेक्ट को खून से नहीं नहलाया तो मेरा नाम भी यूनचे नहीं। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। यूनचे की बॉडी पर जो एमरल्ड ग्रीन ग्लो चमक रहा था, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। यूनचे ने अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। यह फीलिंग शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जैसे उसके अंदर एनर्जी का एक समंदर भर गया हो। वो लाइफ फोर्स की कमी जो मून स्टार रेस्टोरेशन यूज करने से हुई थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। हे लिन ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसे पूरे 50,000 साल का लाइफ स्पैन मिल चुका था। ट्रू ड्रैगन्स जैसे हाई लेवल बीस्ट्स के लिए शायद ये आम बात हो, लेकिन एक इंसान के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसी लाइफ स्पैन तो सिर्फ वो लोग पाते हैं जो डिवाइन मास्टर रियल्म पर पहुंच चुके हों। यूनचे ने अपना राइट हाथ ऊपर उठाया और मन में कुछ सोचा। तुरंत उसकी हथेली के बीच से एक ग्रीन रोशनी निकली। यह रोशनी स्काई पॉइजन पर्ल की डार्क ग्रीन रोशनी जैसी नहीं थी, बल्कि नई उगी हुई घास जैसी चमकदार एमरल्ड ग्रीन थी। जैसे ही यह रोशनी बाहर आई, आसपास के फूल और पौधे बिना हवा के ही झूमने लगे, मानो वो यूनचे को देखकर खुश हो रहे हों और अपनी वाइटैलिटी उसे दिखा रहे हों। यूनचे ने अपना हाथ सामने वाले पौधों की तरफ किया और उन्हें उस ग्रीन रोशनी से कवर करने की कोशिश की। और भाई, जो हुआ वो कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ था। पलक झपकते ही वो पौधे जिन पर वो रोशनी पड़ी थी, तेजी से बड़े होने लगे। सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर वो 1/3 मीटर तक बढ़ गए। यूनचे ने मुट्ठी बंद की, रोशनी गायब हुई और उनका बढ़ना रुक गया। फूलों और पेड़ों की ग्रोथ को तेज करना। अब उसके पास सच में वुड स्पिरिट की वो मैजिकल पावर आ चुकी थी। ये थी पावर ऑफ नेचर। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। यूनचे को अपने दिमाग में और भी बहुत कुछ महसूस हो रहा था। यह लिन की यादें नहीं थी, बल्कि ये इंफॉर्मेशन थी अनगिनत फूलों, पौधों और स्पिरिट ट्रीज के बारे में। जब वो ब्लू पोल स्टार पर था तो उसे हब्स की अच्छी समझ थी, लेकिन गॉड रियल्म एक अलग ही दुनिया है। यहां की आम चीजें भी ब्लू पोल स्टार पर टॉप नॉच मानी जाती हैं। और अब उसके दिमाग में गॉड रियल्म की हब्स का पूरा डाटाबेस डाउनलोड हो चुका था। यह जानकारी इतनी डिटेल्ड थी कि पूछो मत। सबसे आम घास से लेकर वो रेयर हर्ब्स जो दसियों हजार सालों में भी नहीं मिलती, उनके नाम, उनके उगने की जगह, उनका ग्रोथ पीरियड और उनका ऑरा कैसा होता है, सब कुछ उसे पता था। कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा स्पिरिचुअल है, ये नॉलेज किसी ट्रेजरी से कम नहीं थी। किंग रियल्म्स के लोग भी ऐसी जानकारी पाने के लिए तरसते हैं। यूनचे को पक्का यकीन था कि यह जानकारी उसे वुड स्पिरिट ऑर्ब से मिली है, जो नेचर ने खुद उसे गिफ्ट की है। लेकिन इस वक्त उसके दिल में रत्ती भर भी खुशी नहीं थी। दरकिया सिटी से भागने का ख्याल और हेवनली मिस्ट्री रियल्म जाने का प्लान उसके दिमाग से पूरी तरह निकल चुका था। अगर हे लिन ने उसके लिए अपनी जान न दी होती तो शायद वो इतना गिल्ट महसूस नहीं करता। लेकिन अब सीन बदल चुका था। अब यूनचे के अंदर का डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक खौफनाक किलिंग इंटेंट ने।
वो ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट से पंगा लेने के लिए तैयार था, जो दरकिया रियल में राज करता था। काफी देर तक अपने इमोशंस को शांत करने के बाद उसने मुड़कर देखा और हैरानी की बात यह थी कि वो वापस दरकिया सिटी की तरफ चल पड़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे सामने से कुछ डेंजरस ऑरस महसूस हुए। वो तुरंत रुक गया और अपनी बॉडी को इनविजिबल कर लिया। कुछ ही पल में वहां दर्जनों काले कपड़ों वाले लोग आ धमके। ये ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के लोग थे। एक चेले ने रिपोर्ट दी, हॉल मास्टर, वो 17 के 17 लोग मारे गए हैं। मैंने बॉडीज चेक की, लाइटनिंग स्नेक एनर्जी का कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है उन्हें बिना मौका दिए बहुत बेरहमी से मारा गया है। जिसे वो हॉल मास्टर कह रहे थे, उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था और उससे निकलने वाला ऑरा बाकी लोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक डिसाइपल ने डरते हुए पूछा, हॉल मास्टर, क्या ये काम उस लिंग यून का है जिसने कल वाइस हॉल मास्टर लेईया को बुरी तरह घायल किया था? हॉल मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा, और कौन हो सकता है? अगर वो लेईया को इतना घायल कर सकता है तो इन सबको मारना उसके लिए बड़ी बात नहीं। लगता है इस लिंग यून के हौसले बहुत बुलंद हैं। हॉल मास्टर का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे लगा कि लिंग यून प्योर मून रियल्म से है और अभी भागा नहीं होगा। हॉल मास्टर ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को बोलो कि अपना पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क लगा दे। हमें लिंग यून का पता चाहिए। और सेक्ट मास्टर को भी खबर कर दो। अगर जरूरत पड़े तो उन सबको पकड़ लो जिनका उस लिंग यून से कोई भी कनेक्शन है। यूनचे वही पास में इनविजिबल खड़ा सब सुन रहा था। उसने सोचा, फिर से प्योर मून रियल्म, ये चल क्या रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गलतफहमी क्यों हो रही है, पर ये उसके फायदे की ही बात थी। तभी एक डिसाइपल ने हिम्मत करके कहा, हॉल मास्टर, एक बाहरी आदमी के लिए इतने लोग लगाना, कहीं चीफ हॉल मास्टर नाराज ना हो जाए। हॉल मास्टर भड़क गया, तुझे कुछ नहीं पता। वो लिंग यून तो बस एक बेवकूफ है जो मरने आया है। असली मकसद वो छोटा वुड स्पिरिट है। उन मरे हुए लोगों ने बताया था कि उन्होंने वुड स्पिरिट को जिंदा पकड़ लिया था। अब वो भी गायब है। मतलब साफ है, वो वुड स्पिरिट अब लिंग यून के पास है। अगर हमने उसे टाइम लिमिट के अंदर नहीं पकड़ा तो कल का सूरज कोई नहीं देख पाएगा। ये सुनते ही डिसाइपल की हालत खराब हो गई। वो कांपते हुए बोला, जी मैं अभी जाता हूं। हॉल मास्टर गुस्से में इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे भनक भी नहीं लगी कि सिर्फ 300 मीटर दूर एक जोड़ी ठंडी आंखें उसे ही घूर रही है। यूनचे का किलिंग इंटेंट कभी कभी बाहर आ रहा था, पर वो उसे सप्रेस की कोशिश कर रहा था। हॉल मास्टर की पावर देखकर यूनचे समझ गया कि यह बंदा डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के मिडिल या लेट स्टेज पर है। अभी इस हॉल मास्टर और उसके दर्जनों डिवाइन सोल रियल्म डिसाइपल से भिड़ना मतलब मौत को दावत देना था। यूनचे के दिल में गुस्सा उबल रहा था। वो अभी के अभी बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने अपनी अक्ल से काम लिया। वो धीरे धीरे पीछे हटा और नॉर्थ की तरफ निकल गया। जब वो काफी दूर सुरक्षित पहुंच गया, तब उसने अपनी इनविजिबिलिटी हटाई और सीधा दरकिया सिटी की तरफ उड़ चला। उसका मकसद अब साफ था, ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट को इतनी बुरी चोट पहुंचाना कि वो जिंदगी भर याद रखें, भले ही इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। और चूंकि ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट को लगता था कि वो शहर छोड़ चुका है, तो दरकिया सिटी ही उसके लिए सबसे सेफ जगह थी। वो वापस इसलिए जा रहा था ताकि सेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके। शाम हो चुकी थी जब वो शहर पहुंचा, लेकिन शहर में अभी भी चहल पहल थी। ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट यहां का किंग था, तो उनका पता ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने एक छोटे मर्चेंट गिल्ड को चुना और उसकी तरफ बढ़ा। तभी अचानक उसे अपने साउंड ट्रांसमिशन जेड में हलचल महसूस हुई। यूनचे एकदम से रुक गया। आम साउंड ट्रांसमिशन जेड से अलग अलग स्टार रियल्म्स के बीच बात नहीं हो सकती। दरकिया रियल्म में उसका कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही जगह था, ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड। यूनचे ने माथा सिकोड़ा और जेड बाहर निकाला। आवाज उस मिस्टर जी की नहीं, बल्कि एक औरत की थी। सर लिंग यून, मैं ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड से जी रुयान हूं। मुझे आपसे मिलना है। 4 घंटे में दरकिया सिटी के पूर्व में मैं अकेली आपका इंतजार करूंगी। प्लीज मेरी बात का यकीन करें। मैं आपकी दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। उसके साथ ही एक लोकेशन भी भेजी गई। यूनचे सन्न रह गया। जी रुयान। यूनचे का पहला रिएक्शन यही था कि यह पक्का कोई जाल है, लेकिन अगर यह जाल होता तो इतना ऑब्वियस क्यों होता? और जी रुयान को यह कैसे पता कि वो अभी भी दरकिया सिटी में है? क्या ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने सेक्ट को खबर नहीं दी थी कि वो भाग गया है?
कल रात की बातें याद करके उसे लगा कि ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। फिर भी ये एक साजिश हो सकती थी। लेकिन यूनचे को कोई और वजह समझ नहीं आ रही थी कि जी रुयान उससे क्यों मिलना चाहेगी। उसने खुद से बड़बड़ाया, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उसके पास मून स्प्लिटिंग कैस्केड मूवमेंट टेक्निक थी, तो उसे जाल में फंसने का डर नहीं था। उसने अपनी डायरेक्शन बदली और सीधा शहर के ईस्ट की तरफ निकल पड़ा। धीरे धीरे रात गहरी हो गई और अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न दिखे। दरकिया रियल्म की रात स्नो सॉन्ग रियल्म जैसी चमकदार नहीं थी। यहां सिर्फ घना अंधेरा था। जिस जगह जी रुयान ने बुलाया था वो शहर की सीमा में तो थी, पर एकदम वीरान। हजारों मीटर तक सूखी जमीन और कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां। छुपने की कोई जगह नहीं थी, मतलब कोई एम्बुश लगाना मुश्किल था। यूनचे वक्त से पहले पहुंच गया और इनविजिबल होकर उसने पूरा इलाका छान मारा। वहां कोई नहीं था, लेकिन यूनचे ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। वो इनविजिबल ही रहा। जब मिलने के समय में 15 मिनट बचे थे तो उसे एक डिवाइन सोल रियल्म का ऑरा महसूस हुआ। आसमान से एक सफेद फिगर उड़ता हुआ आ रहा था। ये जी रुयान थी जो एक सिंपल सफेद स्कर्ट पहनी थी। कल रात की तरह वो चार्मिंग बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसका चेहरा शांत था। वो जमीन पर उतरी और जानबूझकर पैरों से भारी आवाज की ताकि पता चले कि वो आ गई है। यूनचे सामने नहीं आया, बस उसे ठंडेपन से देखता रहा। जी रुयान ने इधर उधर देखा और चुपचाप खड़ी हो गई। समय बीतता गया, सन्नाटा छाया रहा। अचानक जी रुयान ने धीमी आवाज में कहा, सर लिंग यून, मुझे पता है आप यहीं हैं, प्लीज सामने आ जाइए। यूनचे ने कोई जवाब नहीं दिया। जी रुयान फिर बोली, सर लिंग यून, प्लीज मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं आज आपसे एक मदद मांगने आई हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई और अकेलापन था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नाटक कर रही है। यूनचे ने अपनी भौहें चढ़ाई और आखिरकार बोला, मैं तुम्हारे पीछे हूं। बोलते ही वो विजिबल हो गया। जी रुयान एकदम से पलटी। यूनचे का ठंडा चेहरा देखकर वो खुश हो गई। सर लिंग यून, यूनचे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहां हूं? जी रुयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंटुइशन। एक औरत की सिक्स सेंस हमेशा सही होती है। यूनचे ने एक क्रूर हंसी के साथ कहा, इंटुइशन? तो अब अपनी उसी इंटुइशन से गेस करो कि क्या तुम आज रात यहां से जिंदा वापस जाओगी। यूनचे की आवाज गूंजी और वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। इससे पहले कि जी रुयान कुछ समझ पाती, यूनचे ने अपना हाथ एक पंजे की तरह बनाया और उसकी पतली गोरी गर्दन को बेरहमी से जकड़ लिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी गर्दन लगभग टूटने वाली थी। जी रुयान और यूनचे का कल्टीवेशन लेवल सेम था, पर ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। सांस रुकने से उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने छूटने के लिए रत्ती भर भी स्ट्रगल नहीं किया। उसकी आंखों में दर्द था, पर कोई डर या घबराहट नहीं। उसने जान की भीख नहीं मांगी, बस धीरे से बोली, सच में मेरे लिए तो मरना ही बेहतर है, और आपके हाथों मरना अच्छा रहेगा। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यूनचे को उसके शब्दों में एक अजीब सी मुक्ति महसूस हुई, जैसे वो मरने का ही इंतजार कर रही थी। यूनचे ने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की और जी रुयान की गर्दन छोड़ दी। वो जमीन पर गिर पड़ी, अपने गले को पकड़कर जोर जोर से खांसने लगी। यूनचे ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और एक बेहद ठंडी आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से वुड स्पिरिट्स का दर्द देखा है। वो लोग डर के मारे दुनिया से छिपकर रहते थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट ने उन्हें बेरहमी से काट डाला। चाहे बच्चे हों या बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा। यूनचे का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वुड स्पिरिट्स ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ? मौत। और भले ही तुम्हारे ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने सीधे तौर पर तलवार नहीं चलाई, लेकिन तुम लोगों ने उन कातिलों की मदद की है। सच तो यह है कि मौत तुम्हारे पापों के लिए बहुत छोटी सजा है। जी रुयान जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसने अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा। यूनचे ने साफ लफ्जों में कहा, मैं यहां दरकिया सिटी वापस आया हूं, सिर्फ लोगों को मारने के लिए। ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट और ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड, तुम सब मेरे टारगेट लिस्ट पर हो। मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ रहा हूं, सिर्फ ये जानने के लिए कि तुमने मुझे अकेले में क्यों बुलाया। अगर जवाब सही नहीं मिला तो उन वुड स्पिरिट्स की सोल को शांति देने के लिए सबसे पहले तुम्हारा खून बहेगा।
जी रुयान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी। उसने पूछा, सर, क्या आप सच में ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के लोगों को मारना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो वुड स्पिरिट्स का शिकार करते हैं? यूनचे ने दांत पीसते हुए कहा, वो सब मरने के लायक हैं। यूनचे का किलिंग इंटेंट इतना भयानक था कि हड्डियां काम जाएं। लेकिन इसे महसूस करके जी रुयान के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने खड़े होकर कहा, तो फिर मैंने सही दाव खेला है। सर लिंग यून, मैं आपसे भीख मांगती हूं कि आप ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को बचा लीजिए। यूनचे का माथा ठनका। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को बचा लो? ये क्या मजाक है? जी रुयान ने होठ चबाते हुए कहा, आप एक राइटियस इंसान हैं, इसलिए हमें नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं है। जी रुयान की आंखों में दुख साफ झलक रहा था। उसने समझाना शुरू किया, एक मर्चेंट गिल्ड का बनना और बिगड़ना एक रात की बात होती है। हमारा ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड 50,000 सालों से है, जो दरकिया रियल्म के किसी भी सेक्ट से पुराना है। गॉड रियल्म में भी इतने पुराने गिल्ड्स बहुत कम हैं। आप खुद सोचिए, इतनी इज्जत और दौलत वाला गिल्ड अपनी रेपुटेशन मिट्टी में मिलाकर गंदा अंडरग्राउंड ट्रेड क्यों करेगा? प्रॉफिट के लिए? वो प्रॉफिट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यूनचे ने भी ये बात पहले सोची थी। इतना बड़ा गिल्ड रिस्क क्यों लेगा? उसने शक भरी नजरों से पूछा, अब ये मत कहना कि ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट ने तुम्हें मजबूर किया है। जी रुयान ने कहा, बात उससे भी बदतर है। 1000 साल पहले तक हम दोनों पावर्स शांति से रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अचानक हमला किया। उन्होंने मेरे पिता को किडनैप कर लिया, जो उस वक्त बच्चे थे। मेरे दादाजी को ब्लैकमेल किया गया और मजबूरन उन्हें ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के गंदे अंडरग्राउंड ट्रेड को अपने साथ मिलाने की मंजूरी देनी पड़ी। मेरे दादाजी के 9 बच्चे थे, लेकिन मेरे पिता को छोड़कर सब मर गए। दादाजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जैसे ही हमने पहली बार वुड स्पिरिट ऑर्ब्स बेचे, ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के पास हमारे खिलाफ सबूत आ गया। तब से हम एक दलदल में हैं। जब भी हम कोई इलीगल ट्रेड करते हैं, वो लोग प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन से उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी, तो वो सबूत पब्लिक कर देंगे और एक ही दिन में ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ हमें कंट्रोल करना नहीं है। जी रुयान ने एक और राज खोला। वो पूरे दरकिया रियल्म को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो भी कस्टमर हमारे यहां से इलीगल सामान खरीदता है, उसकी जानकारी और परचेस का वीडियो ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के पास चला जाता है। मतलब वो हर किसी की कमजोर नस दबा रहे हैं। यूनचे ने तिरस्कार से कहा, ये लोग आग से खेल रहे हैं, क्या उन्हें खुद जलने का डर नहीं है? जी रुयान ने आह भरी, नहीं, क्योंकि ये ट्रेड हम करते हैं, वो नहीं। अगर बात बिगड़ी तो बर्बाद ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड होगा। ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट पर आंच भी नहीं आएगी। मेरे दादाजी डिप्रेशन में मर गए। जब मेरे पिता गिल्ड मास्टर बने, तो उन्होंने ठान लिया कि ये गंदगी बाहर नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो खुद अपने हाथों से अंडरग्राउंड मर्चेंट गिल्ड को संभालते हैं। हर नए कस्टमर को वो पर्सनली चेक करते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। यूनचे चौंक गया। मतलब उस दिन जो मिस्टर जी मुझे मिले थे, वो कोई मैनेजर नहीं, बल्कि खुद ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के गिल्ड मास्टर थे। ये बात हजम करना मुश्किल था कि इतने बड़े गिल्ड का मालिक खुद काउंटर पर खड़ा होकर कस्टमर्स अटेंड कर रहा है। अब यूनचे को समझ आया कि उस दिन वो वुड स्पिरिट ऑर्ब का नाम सुनते ही इतना डिसगस्टेड क्यों हो गए थे। वो अपनी ही मजबूरी से नफरत करते थे। जी रुयान ने सिर हिलाया। हाँ, वो मेरे पिता थे। सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट को आपके बारे में झूठ बोला है। हमने कहा है कि आप दूर के प्योर मून रियल्म से आए हैं। सच सिर्फ मुझे और मेरे पिता को पता है। और वैसे भी आपने फ्लेम गॉड रियल्म के सेक्ट मास्टर हुओ रूली का ब्लैक फेदर स्टोन इस्तेमाल किया था। वो पत्थर सिर्फ खास दोस्तों को मिलता है, इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि आपके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है। यूनचे की आंखें सिकुड़ गई। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो ये माजरा है। कल रात मुझे अजीब लगा था कि तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों किया। मतलब तुम मेरी नहीं, बल्कि फ्लेम गॉड रियल्म की ताकत इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि इस दलदल से निकल सको, है ना? जी रुयान ने जोश में कहा, बिल्कुल। मेरे पिता सालों से सेक्ट मास्टर हुओ का फेवर जीतने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि सेक्ट मास्टर हुओ एक उसूलों वाले आदमी है। अगर वो उन पर एहसान चढ़ा देंगे, तो वक्त आने पर वो मदद जरूर करेंगे। लेकिन सेक्ट मास्टर हुओ का ब्लैक फेदर स्टोन अब आपके पास है। इसका मतलब वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो आप पर बहुत भरोसा करते हैं।
आपने कल रात बिना पलक झपकाए करोड़ों खर्च कर दिए और ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट के वाइस हॉल मास्टर को बुरी तरह पीटा। इससे साबित होता है कि आपको उनका कोई डर नहीं है। हमें यकीन है कि आपका बैकग्राउंड फ्लेम गॉड रियल्म से भी ऊपर का है। यून चे ने अपना गाल खुजाया और चुप रहा। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, भाई ये लोग कुछ ज्यादा ही गलतफहमी पाल बैठे हैं। उसने वो करोड़ों इसलिए उड़ा दिए क्योंकि वो आइस वाइंड एम्पायर के खजाने से लूटा हुआ माल था, अपनी मेहनत की कमाई नहीं। और उस वाइस हॉल मास्टर को इसलिए पीटा क्योंकि वो बीच में आ रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वो कौन है, लेकिन ये गलतफहमी फिलहाल उसके काम आ रही थी। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।